ओके, वेलकम बैक। तो आज अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल चैप्टर का क्लास 2 करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्लास 1 का एक बार हल्का सा ओवरव्यू हो जाए कि अपने किए क्या थे। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक्स टू बी स्टडीड अपने डिस्कस किए थे कि 1 से लेकर 10 तक टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट किए थे इश्यू ऑफ मटेरियल्स, जिसका अपने पूरा मीनिंग समझे थे कि इसको इश्यू ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किए थे अपने रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ मटेरियल्स, जिसमें से अपने क्या क्या कर लिए थे। गुड्स रिसीव नोट कर लिए थे, ये रहा। ठीक है, गुड्स रिसीव नोट क्या होता है? जब बाहर से अपने परचेज करते हैं तो उसे स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर करने का जिम्मेदारी किसका रहता है? स्टोर कीपर का रहता है। तो वही चीज़ वो स्टोर करता है एक रिकॉर्ड बना के। ठीक है, वो चीज़ सारा चीज़ स्टोर डिपार्टमेंट में रख देता है, उसका एक रिकॉर्ड बना लेता है। तो उसी रिकॉर्ड को अपने क्या बोलते हैं? गुड्स रिसीव नोट बोलते हैं। 3 कॉपी बनता है, एक स्टोर के पास रहता है और 2 परचेज डिपार्टमेंट के पास रहता है। उसका एक हल्का सा झलक भी देखे थे कि किस तरह का GRN गुड्स रिसीव नोट जो होता है वो किस तरह का होता है, क्या क्या कॉलम्स उसमें मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने क्या किए थे? मटेरियल इशू या रिक्विजिशन नोट किए थे। ठीक है, मटेरियल इशू या रिक्विजिशन नोट, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स का दरकार पड़ता है तो वो एक रिक्वेस्ट नोट, मतलब रिक्वेस्ट से ही वर्ड आता है रिक्विजिशन, तो रिक्वेस्ट नोट एक बना के देता है किसको? स्टोर डिपार्टमेंट को, ताकि वो गुड्स भेज पाए। और स्टोर्स रिक्विजिशन नोट पे स्टोर कीपर विथ प्रॉपर अथॉरिटी या परमिशन देके एक साइन करता है कि हाँ ये गुड्स यहाँ से वहाँ मूव हो सकता है। उसी को बोलते हैं स्टोर्स रिक्विजिशन या मटेरियल इशू नोट। ठीक है, इसका भी 3 कॉपी बनता है, 2 कॉपी स्टोर के पास रहता है, 1 कॉपी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रहता है, मतलब एज अ प्रूफ। और जब वो 2 कॉपी स्टोर के पास जाता है तो उसमें से 1 कॉपी वो क्या करता है? साइन करके वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज देता है। इसका मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास टोटल 3 कॉपी तैयार होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने पास 1 कॉपी रखता है सबसे पहले, तो 2 कॉपी स्टोर के पास भेजता है। फिर स्टोर के पास जाते ही दोनों स्टोर के कॉपी पे साइन होता है, 1 कॉपी स्टोर रख लेता है और 1 कॉपी स्टोर सामान के साथ वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे भेज देता है, ताकि अगर मान ले रास्ता में कोई पकड़े तो उसे ये दिखा के ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ अपने ये जो मटेरियल जा रहा है वो प्रॉपर परमिशन के साथ, प्रॉपर अथॉरिटी के साथ जा रहा है। तो इसी के साथ अपने क्या ख़त्म कर लिए? 2 जो हेडिंग है पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे थे उसमें 2 चीज़ ख़त्म कर लिए थे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं तीसरे चीज़ से। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या था? मटेरियल रिटर्न नोट। तीसरा चीज़ क्या है? मटेरियल रिटर्न नोट। इसे समझते हैं। गुड्स कहाँ मूव करता है? स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मूव करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल इशू या रिक्विजिशन नोट तैयार किया और उसमें 150 पीस मांगा, 150 पीसेस उन्होंने मांगा किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट ने पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का 150 पीस भेज दिया, सेंट। ठीक है, 150 पीस उन्होंने भेज दिया, सेंड कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब काम कर रहा था उसके ऊपर, तो वो लोग देखा कि जो रिक्वायरमेंट था 150 का, एक्चुअल में 140 में काम खत्म हो गया। 140 में काम खत्म हो गया, तो वो वहां पे जो रिमेनिंग 10 यूनिट्स है वो क्या करेगा? एक नोट बनाएगा, ठीक है, और वापस से स्टोर डिपार्टमेंट को भेज देगा।
सेंड बैक करेगा या रिटर्न कर देगा। ठीक है, विथ अ नोट कॉल्ड मटेरियल रिटर्न नोट। यानी जब हम इशू करते हैं, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जब गुड्स आता है और रिक्विजिशन नोट में जो गुड्स लिखा हुआ था कि भैया हमको 150 पीस चाहिए और काम खत्म हो गया 140 पीस में, इसका मतलब जब भी रिक्विजिशन नोट का जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी से, यानी रिक्विजिशन नोट का जब वो क्वांटिटी है वो जो एक्चुअल में ज़्यादा है, जितना हमको चाहिए था उससे ज़्यादा है, तो एक्चुअली बात है कि बच जाएगा। इसका मतलब रिक्विजिशन नोट का जो 150 पीस वहाँ पे लिखा हुआ था, एक्चुअल में हमको कितना लगा 140 पीस। तो इसका मतलब जब रिक्विजिशन नोट का क्वांटिटी इज ग्रेटर देन एक्चुअल क्वांटिटी नीडेड, ठीक है, जब रिक्विजिशन नोट का क्वांटिटी इज ग्रेटर देन एक्चुअल क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ यूनिट्स रिमेनिंग हो जाएगा, बच जाएगा, और उसी रिमेनिंग यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं स्टोर डिपार्टमेंट में, यानी रिटर्न कर देते हैं स्टोर डिपार्टमेंट में विथ अ नोट कॉल्ड मटेरियल रिटर्न नोट। ठीक है, विथ अ नोट कॉल्ड मटेरियल रिटर्न नोट। इसका जब हम नोट्स आगे हम लोग हम दे दिए थे शायद नोट्स इसका, ठीक है, तो नोट्स में अगर तुम डेफिनेशन पढ़ के वहाँ समझेगा तो समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल था डायग्राम के थ्रू, अब जो हम बताए हैं उसी को डेफिनेशन के साथ लिंक करेगा तुम लोग, तो ऑब्वियस बात है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना मटेरियल रिटर्न नोट। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। इसका पॉइंट नंबर 4 ये है क्या, मटेरियल ट्रांसफर नोट। ये क्या है, मटेरियल ट्रांसफर नोट। अच्छा, इससे भी समझते हैं मटेरियल ट्रांसफर नोट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टोर है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मान ले इस फैक्ट्री में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, मान ले इस फैक्ट्री में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ओके, एक को एक्चुअली में मटेरियल चाहिए था स्टोर से, तो वो रिक्विजिशन नोट में लिख के भेजा 200 पीस। ठीक है, रिक्विजिशन नोट बनाया, रिक्वेस्ट नोट बनाया, 200 पीस मेरे को चाहिए, आप भेज दीजिए। ठीक है, स्टोर ने उसे भेज दिया, इशू कर दिया 200 पीस। ठीक है, स्टोर उसको इशू कर दिया 200 पीस। अब जब ये काम कर रहा था तो इसके पास 175 यूनिट्स में काम खत्म हो गया। ठीक है, 175 यूनिट्स में काम खत्म हो गया, या फिर 175 यूनिट्स ही वो यूज किया, उससे ज्यादा उसको जरूरत नहीं पड़ा। अब कायदे से क्या, जब हम लोग मटेरियल रिटर्न नोट पढ़ रहे थे तो कायदे से क्या, जब हमारे पास कुछ क्वांटिटी बचा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, एक नोट प्रिपेयर करेंगे मटेरियल रिटर्न नोट, और उसको क्या करेंगे, स्टोर डिपार्टमेंट में वापस भेज देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सी को रिक्वायर्ड था 25 यूनिट्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, 25 यूनिट्स ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड था सी को, तो ए बोला कि हम स्टोर डिपार्टमेंट को रिटर्न ना करते हुए सी को जब रिक्वायरमेंट है तो उसी को हम दे देते हैं। तो ए क्या किया, वो सी को ट्रांसफर कर दिया।
25 यूनिट जो उसके पास बचा हुआ था। 200 में से 175 गया, 25 यूनिट बचा हुआ था और सी को उसका रिक्वायरमेंट था। तो सी क्या करता, एक रिक्विजिशन नोट बनाता स्टोर डिपार्टमेंट के पास से, बोलता हमको भेजिए। तो जब ए को पता चला कि सी को चाहिए तो सी क्या किया, ए सबसे पहले एक बार इंफॉर्मेशन दे देगा स्टोर डिपार्टमेंट को कि सी को ज़रूरत है 25 यूनिट्स और मेरे पास एक्सेस 25 यूनिट्स बचा हुआ है। कायदे से तो हम आपको रिटर्न कर देते मटेरियल रिटर्न नोट बना के, लेकिन क्योंकि सी को रिक्वायर्ड है हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम एक नोट तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है मटेरियल ट्रांसफर नोट। ठीक है, और उस ट्रांसफर नोट के हेल्प से हम 25 यूनिट्स ट्रांसफर कर दे रहे हैं किसको, सी को। तो यहीं पे काम आता है कौन सा नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट। ठीक है, यहां पे काम आता है क्या, मटेरियल ट्रांसफर नोट। यानी जब एक जॉब से दूसरे जॉब में कोई भी मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो उसे बोलते हैं मटेरियल ट्रांसफर नोट। ठीक है, उसी नोट की वजह से वो एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर होता है। भैया जॉब क्यों बोल रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ। ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके अंदर तो वो जितना भी काम होता है उसको जॉब बोलते हैं। ठीक है, जितना उसके अंदर जो भी काम होता है उसको जॉब बोला जाता है। तो इसीलिए हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक जॉब परफॉर्म होता है। तो एक जॉब से यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे जॉब में वो गुड्स मूव किया, तो इसीलिए यहाँ पे इसको जॉब बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफ़र किया मटेरियल्स, तो वो एक नोट के हेल्प से ट्रांसफ़र किया जाएगा और स्टोर डिपार्टमेंट के स्टोर कीपर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ताकि वो भी एक नोट बना सके। ठीक है, और उसके बाद वो चीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा तुम लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं मटेरियल ट्रांसफ़र नोट में कि क्या होता है। ये भी 3 कॉपी में बनाया जाता है। ठीक है, ये भी 3 कॉपीज में तैयार किया जाता है मटेरियल ट्रांसफर नोट भी। अच्छा, इसको कौन तैयार करता है, हर एक डिपार्टमेंट का एक फोरमैन होता है। ठीक है, जो गुड्स को एक जॉब से दूसरे जॉब में ले जाता है, तो वहां भी एक फोरमैन बैठा होगा जो एक रिसीव करेगा और एक सेंड करेगा। मतलब एक हो जाएगा तुम्हारा एक तरह से सेंडिंग फोरमैन और एक हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे रिसीविंग फोरमैन। ठीक है, एक हो जाएगा सेंडिंग फोरमैन, एक हो जाएगा रिसीविंग फोरमैन। ठीक है, तो क्या होगा, जो सेंडिंग फोरमैन होगा वो 3 कॉपी में इस नोट को प्रिपेयर करेगा। तीन कॉपी में इस नोट को प्रिपेयर करेगा, एक खुद के पास रखेगा और 2 सेंड करेगा। ठीक है, कहां पे, जहां पे वो गुड्स ट्रांसफर होगा, मतलब जहां पे वो ले जाएगा। ठीक है, जहां पे ले जाएगा और जो फॉरमैन रिसीव करेगा उसके पास 2 जाएगा। फिर इस 2 में से क्या होगा, रिसीविंग फॉरमैन एक अपने पास रख लेगा और एक साइन कर देगा और साइन करके वापस से सेंडिंग फोरमैन को भेज देगा सेंडिंग फोरमैन को। किस लिए भैया, एक तरह से एक्नॉलेजमेंट के लिए। किसके लिए, एक तरह से एक्नॉलेजमेंट, यानी रिसीप्ट के तरह वो ट्रीट किया जाएगा कि हाँ मेरे तरफ से साइन कर लिए हैं। ठीक है, हमको गुड्स मिल गया है, हम आपको साइन करके एक तरह का रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि हमको गुड्स मिल गया है, आप निश्चिंत रहें।
ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है मतलब मटेरियल ट्रांसफर नोट का प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे एक एक फोरमैन है अलग डिपार्टमेंट में। तो फोरमैन जो सेंड करेगा या ले जाया जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वही फोरमैन यहाँ पे प्रिपेयर करता है। 3 कॉपी में प्रिपेयर कर लेगा, एक अपने पास रख लेगा, 2 ठो ले जाएगा या सेंड करवा देगा किसी से। ठीक है, नॉर्मली खुद ले जाता है वो, और ले जाता है तो 2 सेंड जो 2 ठो ले जाएगा उसके पास, रिसीविंग के पास, वो रिसीविंग फॉरमैन क्या करेगा, गुड्स रिसीव कर लेगा, एक ट्रांसफर नोट अपने पास रख लेगा और एक ट्रांसफर नोट पे साइन कर देगा, और साइन करके वापस सेंडिंग फोरमैन या प्रिपेयरिंग जो करता है, जो प्रिपेयर करता है, उसी फोरमैन को वापस दे देगा एक्नॉलेजमेंट के तौर पे। ठीक है, ये हुआ मटेरियल ट्रांसफर नोट। अब आते हैं 5वां नंबर पॉइंट, बिल ऑफ मटेरियल्स। ये सारा चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी डेमो क्लास में, तो आई होप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा तुम लोग को। इजी चीज़ है, एकदम नॉर्मल सा चीज़ समझने के लिए, ज़्यादा कुछ इसमें वो रॉकेट साइंस वाला चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सा चीज़ है, बस समझने का है। ठीक है, अच्छा, बिल ऑफ मटेरियल्स क्या होता है? मान ले हम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट का नाम है फॉर एग्जांपल, कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम ले देते हैं, थोड़ा अच्छा नाम लेते हैं ताकि सुनने में भी अच्छा लगे। जैसे प्रोडक्ट का नाम है अमूल बटर। ठीक है, अमूल बटर एक प्रोडक्ट का नाम है जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब अमूल बटर जब हम लोग बनाएंगे तो बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल्स कैसे कैसे चाहिए होगा, कैसे कैसे मशीन में जाएगा, वो मशीन कैसे काम करेगा, एक मशीन में कहाँ पे इनपुट डालेंगे, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस होने के बाद आउटपुट निकलेगा। तो ये सारा काम कौन करता है? हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो मशीन के साथ सारा वगैरह वो लोग देखता है कि मशीन कैसे काम करेगा, और वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस तरह से काम करेगा। तो एक अमूल बटर बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा उस मशीन के लिए। ठीक है, मतलब मशीन में कौन कौन सा मटेरियल जाएगा, तो वो एक पूरा लिस्ट तैयार करके देता है। ठीक है, वो एक पूरा लिस्ट तैयार करके देगा आपको कि क्या क्या मटेरियल लगेगा। ठीक है, वो पूरा लिस्ट तैयार करके आपको एक ठो दे देता है। ठीक है, तो उसी जो लिस्ट देता है, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जैसे होता है ना कि अपने जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या होता है, जैसे 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 48 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 5000 mAh का बैटरी है, फिर एंड्रॉयड 9.0 है, उसके बाद फॉर एग्जांपल 6.5 इंच का स्क्रीन है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल और क्या ले सकते हैं स्पेसिफिकेशन का मोबाइल में, मान ले स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मान ले कि लंबा बैटरी चलता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं 3 डेज बैटरी बैकअप। इस तरह से स्पेसिफिकेशन दे देता है कि हाँ ये सब स्पेसिफिकेशन है। तो उसी तरीके से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है कि कौन कौन सा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, किस तरह का मटेरियल चाहिए होगा, स्पेसिफिकेशन क्या है मटेरियल का, वो मटेरियल वो लोग एक लिस्ट तैयार करके देता है। तो उसी लिस्ट को बोलते हैं क्या, बिल ऑफ मटेरियल्स। मतलब मटेरियल का एक तरह का बिल है कि इसमें क्या क्या मटेरियल हमको चाहिए होगा। ठीक है, क्या क्या मटेरियल हमको चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं कि नॉर्मली बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कौन बनाता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल्स कौन बनाया? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है, ओके। अब इसके बारे में क्या बोले
कि भैया ये 4 कॉपीज में बनता है, 4 कॉपीज आर प्रिपेयर्ड, ये 4 कॉपी में बनेगा। ठीक है, अब 4 कॉपी में क्या क्या होगा भैया? 4 कॉपी में 4 कॉपी किस किस के पास जाएगा? सबसे पहला एक कॉपी तो जाएगा भैया स्टोर्स के पास, दूसरा कॉपी जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। स्टोर के पास भी होना जरूरी है कि हाँ ये सब जो मटेरियल बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसका कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कभी कभी कि हाँ ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मटेरियल अपने पास है कि नहीं, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना स्टोर में ज़रूरी है। ठीक है, और मान ले फॉर एग्जाम्पल उसके लिए भी एक चीज़ ज़रूरी हो जाता है। और फॉर एग्जांपल मान ले प्रोडक्शन, 2 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक बटर बना रहा है, एक कुछ और बना रहा है। तो जब हम ये भी देखेंगे कि जब बटर बनाने वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई मटेरियल का रिक्विजिशन नोट आ रहा है, ठीक है, बटर बनाने वाला कोई भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जब रिक्विजिशन नोट आ रहा है, तो हम ये चेक कर लेंगे उसी समय कि हाँ कि बटर बनाने वाले डिपार्टमेंट से जो रिक्विजिशन नोट आया है उसमें जो मटेरियल्स लिखा है, क्या उन्हें वही मटेरियल्स चाहिए जो बटर बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, अब मान ले फॉर एग्जांपल ये बटर बना रहा है, इसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो नहीं लिखा, वो कुछ और मटेरियल लिख के रिक्विजिशन नोट में भेज दिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये तो बटर डिपार्टमेंट से आया है, भाई बटर डिपार्टमेंट में तो ये सब प्रोडक्ट नहीं लगता है, ये क्यों मंगवा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चोरी तरह का पकड़ा जा सकता है कि हाँ जब बटर डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं और बटर बनाने वाला प्रोडक्ट जो सामान चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो आप नहीं मंगा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है आप वो मंगा के किसी और के ऊपर किसी और को फंसा दे, या फिर मंगा के आप खुद का घर लेके चले जाएं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे चोरी पकड़ने के लिए एक स्टोर डिपार्टमेंट में भी भेज देते हैं, ताकि स्टोर डिपार्टमेंट के पास भी रिकॉर्ड रहे कि हाँ कौन कौन सा प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होगा। तो आप मैच कर सकते हैं कि जब भी इस डिपार्टमेंट से जब भी आपको रिक्विजिशन नोट मिले, तो क्या वो रिक्विजिशन में वही सब सामान लिखा हुआ है जो आपको वो मटेरियल या वो प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए था। अगर है तो बहुत बढ़िया, आप भेज दीजिए, उसके ऊपर काम करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट तैयार करेगा। अगर नहीं लिखा है तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ पकड़िए कि भैया बटर बनाने वाला जो चीज़ चाहिए वो नहीं मंगा के कुछ और मंगा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास भी एक कॉपी रहना ज़रूरी है। दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही तो प्रोडक्शन करेगा, तो किस तरह से प्रोडक्शन करना है, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होगा, वो कहीं भी भूल भूल ना जाए कि हाँ ये मटेरियल चाहिए था कि नहीं चाहिए था, तो उसके पास हमेशा एक कॉपी रहना ज़रूरी है। तीसरा जाता है एक कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास में, ताकि कॉस्ट डिपार्टमेंट समय टू समय एनालिसिस करते रहे कि हाँ ये सब प्रोडक्ट जब चाहिए होता है तो उसका क्या कॉस्ट पड़ता है, और पूरा कॉस्टिंग करके उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट निकालता है। ठीक है, कि हाँ इतना इतना चीज़ों का इतना इतना रुपए का मटेरियल लगा है इस प्रोडक्ट में, तो उसका कम से कम प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के इस तरह का कॉस्ट बनाया जाए, इस तरह का प्राइस बनाया जाए, ताकि मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट को बेच पाएं और कॉम्पिटिटर से अच्छे प्राइस में बेच पाएं। ठीक है, ताकि कॉम्पिटिटर मेरे ऊपर हावी ना हो जाए और मेरे से अच्छे से मार्केट में सामान बेच के निकल ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के पास भी अपने एक भेजते हैं। और चौथा क्या होता है, वो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो अपने पास रखता है। चौथा वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये भी 4 कॉपी में बनता है, एक स्टोर, एक प्रोडक्शन, एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, एक खुद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रख लेता है, तो 4 कॉपी में ये भी बनता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो पॉइंट नंबर 2 का आखिरी टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसका नाम है क्या, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल इशू एनालिसिस
शीट, मटेरियल इशू एनालिसिस शीट या फिर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, अच्छा इसको समझने के लिए क्या करेंगे अपने, फॉर एग्जाम्पल मान ली एक पीरियड ले लिए, जनवरी का महीना 2020, ठीक है 2020 में मान ले 10 ट्रांजैक्शन हुआ था। कितना ट्रांजैक्शन हुआ था? 10 ट्रांजैक्शन हुआ था। क्या क्या? फॉर एग्जाम्पल कोई 10 डेट उठाते हैं, मान ले 1 जनवरी, ठीक है 4 जनवरी, 10 जनवरी, 14 जनवरी, 18 जनवरी, 20 जनवरी, 22 कर देते हैं, 23 जैन को नॉर्मली छुट्टी होता है, तो यहाँ पे 3 4 3 7 डेट ले लिए। 25 जनवरी, 8, 28 जनवरी और 31 जनवरी। ठीक है, ये 10 ठो रिकॉर्ड अपने जनवरी महीना में किए। यहाँ पे मान ले परचेज किए, यहाँ पे परचेज किए, यहाँ पे इशू किए, यहाँ पे इशू करने के बाद एक मटेरियल ट्रांसफ़र नोट मिला हमको, फिर यहाँ पे परचेज किए, यहाँ पे फिर इशू किए, यहाँ पे एक बार मटेरियल रिटर्न नोट मिला अपने को। ठीक है, मतलब वापस आ गया मटेरियल, फिर यहाँ पे परचेज कर लिए, फिर यहाँ पे परचेज कर लिए, फिर यहाँ पे इशू कर लिए। ठीक है, इस तरह का काफ़ी जनवरी में ये सब आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे महीना का, इस पूरे पीरियड का हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे और जिसमें हम लोग ये दिखाएंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब में, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब में, फॉर एग्जांपल हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं ऊपर वाला जो बटर बनाने वाला था। ठीक है, तो बटर बनाना भी एक जॉब ही हुआ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर रहा है। तो एक जॉब में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है, कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है, वो हम एक क्या करते हैं, अपने एक एनालिसिस करके या एक स्टेटमेंट बना के शो करते हैं। ठीक है, जैसे मान लें यहाँ पे परचेज किया 50, यहाँ परचेज किया 50, यहाँ इशू हुआ 40, यहाँ ट्रांसफ़र हुआ 10, यहाँ परचेज किए 100, यहाँ इशू हुआ 80, यहाँ रिटर्न आया 20, फिर परचेज किए 30, 50 और यहाँ पे फिर से 100 इशू कर दिए। ठीक है, तो अगर इस सब से देखा जाए तो यहाँ पे इशू हुआ 40। ठीक है, यहाँ पे कितना इशू हुआ 40, ट्रांसफ़र हो गया लेस ट्रांसफ़र 10, टोटल हुआ 30। फिर यहाँ पे परचेज किया, वो तो परचेज डिपार्टमेंट करेगा या स्टोर के पास उसका रिकॉर्ड रहेगा। हम जो इशू करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे कि कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो इशू फिर यहाँ पे 80 हुआ, तो इसका मतलब हम समझ गए होंगे कि 80 यूज़ होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न आया 20, तो फिर -20 कर देंगे, टोटल हो गया 60, और यहाँ पे 30 था तो टोटल हो गया कितना 90। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे परचेज और यहाँ पे फिर इशू 100, तो यहाँ पे 100 ऐड कर दिए। तो हम ये देखेंगे कि इस जॉब में टोटल जो मेरे पास मटेरियल कंज्यूम हुआ वो कितना कंज्यूम हुआ, 190 कंज्यूम हुआ। तो इसी का हम लोग एक स्टेटमेंट बना के, बोलते ना ग्लांस में, जैसे ना हेडलाइंस पढ़ते हैं हम लोग, जैसे न्यूज़ में हेडलाइंस दिखाता है कि हाँ क्या क्या हुआ, उसको छोटा सा समरी बना दिया, एक ग्लांस बना दिया कि हाँ देश में इतना सारा हुआ, टॉप 50 स्टोरीज बना दिया। 1 नंबर 2 नंबर न्यूज़ जा रहा है, 3 नंबर हाँ भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, फिर चौथा नंबर कि हाँ चीन ने यूएसए को इतना सारा माल सप्लाई किया, 5वां नंबर। इस तरह से छोटा छोटा ग्लांस बना देते हैं। तो उसी ग्लांस को हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हर एक जॉब के लिए, जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है। उसी को बोलते हैं मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल इशू एनालिसिस शीट। कितना मटेरियल इशू हुआ है या मटेरियल का क्या एक पूरा समरी था, उसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट शीट या मटेरियल इशू एनालिसिस
शीट। ठीक है, आई होप यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम समझ में आएगा कैसे हुआ है। 40 इश्यू हुआ, 10 ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे नेट कितना हुआ 30। फिर 80 इशू हुआ, 20 रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे कितना यूज हुआ 60, नेट 60 यूज हुआ। फिर इसका मतलब इशू 100 हुआ, मतलब 100 यूज हुआ, तो 100, तो 60 प्लस 30 प्लस 100, 190 यूज हुआ। ठीक है, तो ये था अपना मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल इशू एनालिसिस शीट। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 खत्म होता है। ठीक है, ओके, अपने नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। ठीक है, जो अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, उसका पॉइंट नंबर 3 आ गए। पॉइंट नंबर 1 इश्यू ऑफ मटेरियल, पॉइंट नंबर 2 रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ मटेरियल खत्म हुआ। पॉइंट नंबर 3 में आ गए हम लोग, बिन कार्ड। व्हाट इज बिन कार्ड? तो पहले इसका एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं। अ बिन कार्ड इज एकदम सिंपल डेफिनेशन है, तुरंत याद हो जाएगा। क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ 3 चीज का, रिसिप्ट्स, इशू एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ आइटम ऑफ स्टोर्स। ठीक है, बिन कार्ड क्या हुआ है भैया? इट इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करेंगे, वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करेंगे। यानी यहाँ पे हमको पैसा का बात ही नहीं करना है, सिर्फ क्वांटिटी, भले वो मीटर हो, केजीज हो, ग्राम्स हो, कोई भी सामान का। ठीक है, क्वांटिटी रिकॉर्ड करेंगे, कितना केजी, कितना मीटर, कितना ग्राम, कितना नंबर यानी क्वांटिटी कितना है, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, उसका वैल्यू हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। क्या क्या चीज का? रिसिप्ट, कितना गुड्स आया, इशू, कितना गुड्स गया, एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, कितना बचा। ठीक है, क्या चीज का? ऑफ आइटम ऑफ स्टोर्स, मतलब स्टोर में रखे हुए सब सामान का, जितने भी आइटम रखे हैं। ठीक है, जितने भी आइटम्स रखे हैं स्टोर में, उन सभी आइटम्स का रिसीप्ट, इशू और क्लोजिंग बैलेंसेस का क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड जो है वो कहाँ मेंटेन होता है? वो मेंटेन होता है बिन कार्ड में। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, स्टोर्स का जितना भी आइटम है, उन आइटम का रिसीप्ट, इशू और क्लोजिंग बैलेंस, मतलब कितना गुड्स आया, कितना गुड्स गया और कितना बचा, उसी का वैल्यू नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे इन तीनों का। ठीक है, रिसिप्ट, इशू और क्लोजिंग बैलेंसेस। तो कहाँ मेंटेन करेंगे? एक कार्ड में जिसका नाम है बिन कार्ड। ठीक है, एक कार्ड है जिसका नाम है बिन कार्ड, वहीं पे इसको इशू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, इशू एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ आइटम ऑफ स्टोर्स। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल देते हैं किस तरह से बिन कार्ड चलता है। जैसे हम लोग जाते थे नेस्ले में ऑडिट करने के लिए, तो वहाँ पे भी हम लोग जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन करते थे, स्टॉक वेरिफिकेशन करते थे, तो वहाँ पे स्टॉक वेरिफिकेशन में हम लोग ये बिन कार्ड ही चेक करते थे बेसिकली। मतलब पहले हम लोग फिजिकल काउंट करते थे, फिजिकल वेरिफिकेशन करके फिर बिन कार्ड पे रिकॉर्ड हुआ चीज़ से जो क्वांटिटी है उससे मिलाते थे। बिन कार्ड पे कभी भी अमाउंट नहीं लिखा रहेगा, ध्यान रहे। बिन कार्ड पे कभी भी अमाउंट नहीं लिखा रहेगा कि यहाँ पे कितना रुपए का सामान पड़ा हुआ है या कितना रुपए का सामान रखा हुआ है, वो कभी बिन कार्ड में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बिन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी मिलेगा। तो उसी क्वांटिटी से हम लोग चेक कर लेते थे कि क्या सही में वो क्वांटिटी वहां उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मैच कर रहा है तो हम लोग इसका रीजन पूछते थे कि क्यों नहीं मैच कर रहा है, फिर उन लोग को रीजन बताना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से ऑडिट होता था।
तो फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में मान ले बिन कार्ड है, 2 मटेरियल यूज होता है, तो उसका एक बिन कार्ड का फॉर्मेट देख, बिन कार्ड का फॉर्मेट बेसिकली डिपेंड करता है अपना उसके ऊपर, तुम्हारा फैक्ट्री टू फैक्ट्री या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो किस तरह का बिन कार्ड चाहता है, बिन कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहता है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होता है बिन कार्ड में, एक तो सबसे पहले डेट होता है, ये तो रहना मस्ट है, डेट तो होगा ही होगा। हम छोटा सा दिखा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, से बिन कार्ड लंबा होता है तो हम इसलिए ज़्यादा नहीं बड़ा किए इसको। यहाँ पे होता है रिसीप्ट, यहाँ पे होता है इशू, और यहाँ पे होता है बैलेंस। ये बेसिकली 3 टर्म तो होता है ताकि पता चले कि हाँ कितना बैलेंस है, कितना इशू हुआ है और कितना आया था। यहाँ पे बैलेंस, ये 3 बेसिकली ये मान के चलते कि 3 है। ठीक है, अब रिसीप्ट में क्या हुआ, जीआरएन नंबर चाहिए होता है और क्वांटिटी। इशू जब करेंगे तो क्या करते हैं, इशू करते समय स्टोर्स रिक्विजिशन नोट एसआरएन और उसका क्वांटिटी, है ना। जब गुड्स हम लोग रिसीव करेंगे बाहर से तो यहाँ पे लिखेंगे, तो उसके लिए जीआरएन बनाते हैं, तो जीआरएन नंबर और उसके साथ क्वांटिटी। इशू करेंगे तो एसआरएन यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो एसआरएन बनाया था उसका नंबर क्या था कि हमको ये पता कर सकी हाँ इस एसआरएन नंबर से हम लोग ये चीज क्वांटिटी को इशू किए थे और फिर बैलेंस रिकॉर्ड कर लिए थे। तो इसमें भी सेम चीज रहेगा, जीआरएन, क्वांटिटी, एसआरएन, क्वांटिटी और बैलेंस, यानी बैलेंस मतलब हाँ ऊपर तो लिख ही दी है। ठीक है, अब ये रहा तुम्हारा कौन, स्टोर कीपर, क्योंकि सारा गुड्स स्टोर में रहेगा तो भैया स्टोर के लिए ही तो बिन कार्ड चाहिए होगा ताकि उसको पता चल सके कितना क्वांटिटी कौन सा मटेरियल का बचा हुआ है। तो मान लो ये मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी है, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी चल रहा है। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 डेट का लेते हैं अपने, मान ले 1 तारीख आया 1 जनवरी, ये जीआरएन नंबर 01, ए का जो प्रोडक्ट है वो हमको 500 क्वांटिटी मिला, 500 केजी। तो स्टोर कीपर जब उसके पास आया, जीआरएन बना के तैयार कर दिया, जब स्टोर में ले जाएगा गुड्स रख देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टोर में गुड्स रखा, यहाँ पे वो गुड्स तैयार होके रखा, ठीक है, ये गुड्स का लॉट है और ये बिन कार्ड है उसका, मतलब गुड्स वो जो लॉट है गुड्स का उसके साथ ही वो लोग बिन कार्ड चिपका के रख देता है। ठीक है, ये लॉट है एक साथ एक दूसरे के ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो आया गुड्स को रखा, 500 क्वांटिटी है, एक नया जब नया कोई नया गुड्स घुसता है स्टोर में, ठीक है, जब नया नया गुड्स कोई भी लॉट घुसेगा स्टोर में तो एक नया बिन कार्ड उठा के वो बना देता है। ठीक है, नेम वोम लिख देता है उसके ऊपर, इतना तारीख को, मतलब कौन सा क्या क्वांटिटी में आया था, उसका बैच नंबर क्या है, बैच कोड क्या है, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट रहता है उसके ऊपर डेट क्या है, आज के दिन बना था। ठीक है, तो उसके ऊपर बना के वो तैयार कर लेगा और सबसे पहला एंट्री मारेगा 1 जनवरी को, जीआरएन नंबर 1, क्वांटिटी 500। ठीक है, इशू तो अभी किया नहीं तो बैलेंस में लिख देगा 500, क्योंकि अभी उसके पास 500 बैलेंस है और वो उसके साथ रख देगा या चिपका देगा कहीं पे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा देर के बाद प्रोडक्ट बी का भी हम लोग रिसीव किए, तो प्रोडक्ट बी भी नया नया घुसा, नया एक बिन कार्ड बना लेगा, 1 तारीख को फिर इशू किया। ठीक है, जीआरएन नंबर 2, क्योंकि ये दूसरी बार है, दूसरी बार जीआरएन बनाएगा तो जीआरएन सीरियल वाइज चलेगा, जीआरएन 2, इसमें मान ले 250 आया, तो अभी इशू किया नहीं, बैलेंस में 250 लिख दिया और बिन कार्ड को रख दिया। ठीक है, उसके पास एक एसआरएन आया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, ए और बी दोनों का। ठीक है, कब आया, 1 तारीख को ही आया, तो 1 फिर ये मेंशन करेगा। एसआरएन नंबर मान ले यहाँ पे 1 आया और ये 1 यहाँ पे किया, एसआरएन 02 आया, यहाँ पे उसको 300 भेजना था तो यहाँ पे इशू में 300 लिख देगा, यहाँ पे उसको 150 भेजना था, यहाँ पे 150 भेज देगा।
और बैलेंस अपडेट कर देगा 200 200। फिर मान ले 2 तारीख को ये गुड्स आया, GRN नंबर 2 चला था, GRN नंबर 3 हो जाएगा। मान ले 400 गुड्स आया, कुछ इशू नहीं किया, बैलेंस अपडेट करके रख देगा कि ये अभी मेरे पास 600 है। यहाँ पे 3 तारीख को आया, GRN नंबर 04, उसके पास कोई गुड्स नहीं आया, GRN नंबर 04, ठीक है। यहाँ पे मान लो 500 आया, इशू नहीं किया, बैलेंस को अपडेट कर देगा 700। पहले का 200 था और 500 आया, टोटल 700। तो इस तरीके से जब मान ले फॉर एग्जांपल कोई एक जन आया और पूछा, अच्छा बता, इसका नाम मान ले राजू है, बोलता राजू मेरे पास जो प्रोडक्ट ए है उसका कितना क्वांटिटी है आज 3 तारीख को। बोला सर 3। वो गया फटाक से बिन कार्ड उठाया, सर ए का 600 है, सर बी का 700 है, तुरंत बता दिया। कितना ईजी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बिन कार्ड काम आता है कि फटाक से हम किसी का भी क्लोजिंग बैलेंस हमको वहाँ पे मौजूद रहता है, हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का क्वांटिटी आया, हमको पता करना है कि भैया कोई एक प्रोडक्ट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो फटाक से जाएगा और बिन कार्ड उठाएगा, और बिन कार्ड उठाने के बाद वो तुरंत बता देगा। हमको वैल्यू नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्वांटिटी जानना था। तो क्वांटिटी के लिए सबसे बेस्ट कौन है, बिन कार्ड है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पे कहीं भी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड हुआ है, कितना आया, कितना गया, कितना बैलेंस बचा, बस यही है बिन कार्ड का फंक्शन, ठीक है। यही है बिन कार्ड का फंक्शन, ओके। ठीक है, आई होप बिन कार्ड क्लियर हुआ होगा तुम लोग को। बिन कार्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अभी ये जस्ट पहले बता दिए थे कि बिन कार्ड 2 चीज बनता है, बिन कार्ड और स्टोर लेजर। स्टोर लेजर क्या होता है वो भी अपने पढ़ेंगे 4 नंबर पॉइंट में, ठीक है। तो बिन कार्ड और स्टोर लेजर में कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस पैदा हो जाता है, क्योंकि स्टोर लेजर में भी वही चीज रिकॉर्ड होगा जो बिन कार्ड में रिकॉर्ड होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि स्टोर लेजर में हम लोग अमाउंट भी रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट प्लस क्वांटिटी, और बिन कार्ड में क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका क्वांटिटी और इसका क्वांटिटी हमेशा मैच होना चाहिए। अगर गड़बड़ हुआ तो भैया स्टोर कीपर पकड़ा जाएगा और स्टोर कीपर से सवाल जवाब किया जाएगा कि आइए महाराज बैठिए मेरे सामने, थोड़ा चाय वाय पीजिए, कुछ सवाल पूछना है आपसे। बोलता हाँ सर बोलिए। बोलता है कि आपका बिन कार्ड का क्वांटिटी है 400, मेरा स्टोर लेजर का क्वांटिटी है 450, 50 यूनिट कहाँ चला गया, या क्या आप 50 यूनिट खुद ले गए घर पे, या 50 यूनिट मायके भेज दिया, अपने वाइफ के ससुराल वाले को भेज दिए, मायके वाले को भेज दिए, यानी अपने ससुराल वाले को भेज दिए इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पे। अब उसको जवाब देना पड़ेगा कि भैया क्यों ऐसा हुआ, हमको डिफरेंस कहाँ पे आया। तो अगर वो अंदर से चीटिंग नहीं कर रहा है तो जरूर वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, उससे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, वो तुरंत मिस्टेक पकड़ लेगा और पकड़ के सारा रिकॉर्ड वो दिखा देगा कि सर यहाँ पे मेरे से साथ एंट्री का मिस्टेक हो गया था, इस क्वांटिटी को हमको लिखना था 100, हम 85 लिख दिए थे ताकि 50 यूनिट कम हो गया मेरे में, तो ये गड़बड़ ठीक कर दिए। लेकिन अगर चीटिंग किया है तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा, और वो पकड़ा गया तो नौकरी जा सकता है, नहीं तो उसको जेल भी भिजवा सकता है ऑर्गेनाइजेशन उसका, ठीक है। तो ये था बिन कार्ड का पूरा मामला जो बिन कार्ड में है, ठीक है। अच्छा, आज का एक और लास्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है। क्या क्या टॉपिक है आज का लास्ट का, बिन कार्ड के अंदर ही है, ऑब्जेक्टिव और नेसेसिटी ऑफ बिन कार्ड। ऑब्जेक्टिव और नेसेसिटी ऑफ बिन कार्ड मतलब बिन कार्ड क्यों जरूरी है या बिन कार्ड का मकसद क्या है, ठीक है। तो इसको एक काम करेंगे, अपने एक बार बुक से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसको बुक से फटाफट पढ़ के चलेंगे, और नोट्स में तो रहेगा ही रहेगा, तो तुम लोग को एकदम सुविधा हो जाएगा। आओ, ऑब्जेक्टिव और नेसेसिटी ऑफ बिन कार्ड। सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव है भैया, रिकॉर्ड्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टॉक। बिन कार्ड से हमको तुरंत
क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कितना इशू, कितना रिसिप्ट हुआ, या फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना है कोई भी आइटम का जो भी स्टोर में पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लिया हमको 4-5 आइटम का क्लोजिंग बैलेंस जानना है, तो उसका हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं एक बिन कार्ड का। बिन कार्ड तो स्टोर में मेंटेन हो रहा है। तो मान लिया स्टोर थोड़ा दूरी पे है, हम अभी ऑफिस में बैठे हैं, तो ऑफिस में भी वो लोग बिन कार्ड का एक ठो एक्सेल शीट में या कंप्यूटर में कहीं भी एक पूरा फॉर्मेट बना के वो लोग रखता है। ठीक है, ताकि कभी भी हमको ऑफिस में कोई बैठा है तो भैया रिकॉर्ड लेने जाना पड़ेगा, अभी स्टोर डिपार्टमेंट वो थोड़ा दूरी पे है, बैठिए हम लेके आते हैं आराम से। अरे भाई ठीक है, रहने दे, कंप्यूटर में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे हैं, उसमें से खोल के बता देते हैं फटाक से। ठीक है, आपको हम बता देते हैं, अगर आपको कोई शक होगा तो आप जाके भी वहां देख के मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो मैचिंग हम लोग करते हैं, यही हम लोग उसको बोलते हैं ऑडिट या फिजिकल वेरिफिकेशन। वो ऑडिटर लोग करता है कि हाँ आप जो बुक्स में मेंटेन किए हुए हैं क्या वही चीज वहां पे भी एक्चुअल में पड़ा है। ठीक है, तो हम लोग जाके वही चेक करके आते हैं कि हाँ आप जो बुक में लिखे हैं वो सही है और वहां भी वही मटेरियल पड़ा है, तो दोनों जगह आपका बैलेंस एकदम सही सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं चल रहा है, कोई चीटिंग नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सबसे पहला। दूसरा, इंक्वायरी फॉर डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर बिन कार्ड है तो हम इंक्वायरी बैठा सकते हैं। ठीक है, बिन कार्ड है तो हम एक इंक्वायरी बैठा सकते हैं। अगर मान ले बिन कार्ड नहीं रहा, सिर्फ स्टोर्स लेजर है, तो हमको वही मान लेना पड़ेगा कि भैया जो स्टोर लेजर में बैलेंस है वही एक्चुअल बैलेंस है। क्योंकि मान ले हम दो चीज मेंटेन कर रहे हैं, एक ही चीज के लिए दो चीज अलग अलग चीज हम मेंशन कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं, तो भैया दोनों को तो हमको मैच करना पड़ेगा ना। जैसे बैलेंस शीट, सबसे बेस्ट एग्जांपल बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट का दो पार्ट नहीं होता, लायबिलिटीज और एसेट, ठीक है, तो हम क्या करते, जो एसेट साइड में जितना बैलेंस आया उसी को मान लेते कि हाँ वो वही सही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसका दो पार्ट है, लायबिलिटीज और एसेट, और ये बोलता है बैलेंस शीट कि दोनों मिलना जरूरी है, तो ऑब्वियसली जब तक हम दोनों पूरा का पूरा मिला नहीं लेते तब तक क्या करते हैं, हम उसमें दिमाग लगाते रहते हैं कि अरे इसका बैलेंस ऊपर क्यों आ रहा है, इसका बैलेंस नीचे क्यों आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कर दी है। ठीक है, ताकि हम उसको पूरा मिला पाए। वैसे ही ये होता है कि स्टोर लेजर और बिन कार्ड दोनों का जो इशू क्वांटिटी या बैलेंस अमाउंट है क्वांटिटी वाला कॉलम में, वो दोनों मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो कुछ गड़बड़ है, मिल गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे बिन कार्ड होता है, इसीलिए हम इंक्वायरी बैठा सकते हैं किसी के सामने कि बताइए आपका मेरा जो फिजिकल आ रहा है या बिन कार्ड पे जो लिखा है वो सेम क्यों नहीं आ रहा है, या फिर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का जो सेल स्टोर्स लेजर में बैलेंस दिखा रहा है और आपका जो बिन कार्ड में बैलेंस दिखा रहा है वो सेम क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, दो जगह से मैचिंग होता है, एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन में मैचिंग हो सकता है, ठीक है, और एक स्टोर लेजर से भी मैचिंग हो सकता है। डिपेंड करता है आप किसके साथ मैचिंग कराना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लें हम ऑडिट करने पहुंचे यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करने पहुंचे। ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड में जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड है उसमें 80 यूनिट दिखा रहा है। जब हम वापस गए चेक करने के लिए, वहां पे एक्चुअल में ऑडिट करने गए, तो वहां 78 यूनिट्स निकला, 2 यूनिट्स कम निकला। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंक्वायरी बैठाएंगे कि देखिए आपका बिन कार्ड हम पकड़ लिए सामने में, ये देखिए दिखा दिए बिन कार्ड, ये देखिए आपका 78 दिखा रहा है बिन कार्ड में, और आपके कंप्यूटर में आपके पास 80 है, ये कैसे पॉसिबल है। तो इंक्वायरी बैठाएंगे, बताइए हमको इसका क्या दिक्कत है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बोलते हैं कि बिन कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ चेकिंग डॉक्यूमेंट। हम लोग चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि सही है कि नहीं है। आया इंक्वायरी फॉर डिस्क्रिपेंसी। तीसरा, हेल्प्स टू टेक डिसीजंस ऑन रीपर्चेज। ऑब्वियस बात है, तुम लोग क्लास 11 में रीऑर्डर लेवल पढ़ा था, उसमें देख मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक के बारे में पढ़ा था लेवल। ठीक है, तो क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, क्या करता है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लेवल क्या करता है, एक मार्क करके रखता है कि हमारे कंपनी के लिए यही मिनिमम स्टॉक है और यही मैक्सिमम स्टॉक है। ठीक है, तो बिन कार्ड से भी वो चीज पता चल जाता है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल्स कैन बी नोन फ्रॉम बिन कार्ड। तो जब हम देखेंगे बिन कार्ड में कि जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो अगर मिनिमम लेवल को टच कर गया, वो अगर मिनिमम लेवल को टच कर गया,
तो हम परचेस कर लेंगे, है ना। मिनिमम लेवल मतलब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर मिनिमम लेवल को टच कर गया तो हम परचेस कर लेंगे, अगर मैक्सिमम लेवल को टच कर गया तो और हम गुड्स नहीं मंगवाएंगे और परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लेवल क्या होता है, वो लेवल जहां तक हम गुड्स रख सकते हैं उसके ऊपर हमको नहीं जाना है, मैक्सिमम लेवल है ये। इससे बेसी हम इसको इस गुड्स को नहीं रख सकते, नहीं तो ब्लॉकेज हो जाएगा फंड्स का। ठीक है, बिना मतलब का पैसा वहां पे अटक जाएगा, फंस जाएगा। आया। तो इसीलिए मैक्सिमम जो लेवल है और मिनिमम जो लेवल है वो बिन कार्ड से पता चल जाता है। तो इससे हमको ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाता है कि कब परचेस करना है, कब परचेस नहीं करना है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट बात है बिन कार्ड का। चौथा नंबर, एफिशिएंट स्टोर कीपिंग। हर एक आइटम को एक एक कोड दिया जाता है, वो उसको पैक कोड या बैच कोड बोलते हैं। ठीक है, तो कोड अलॉटेड टू द पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटेरियल इज रिटन इन बिन कार्ड। जैसे हम लोग ऑडिट करने जाते थे तो हम लोग का जो कॉलम वाइज होता था तो सबसे पहले पैक कोड या बैच कोड लिखा रहता था, बैच कोड। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल क्या है, नेस्ले का सेरेलैक है या तुम्हारा नेस्ले का कुछ और प्रोडक्ट है, जैसे डेयरी मिल्क हो गया, दूध हो गया, डेयरी मिल्क बोल रहे हैं मतलब डेयरी वाइटनर जो दूध हो गया, या मैगी है, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता था, फिर उसका क्वांटिटी लिखा रहता था। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि बैच कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी ये सब लिखा रहता था। तो इसका मतलब जब किसी चीज को हम एक कोड दे देंगे तो कोड देने के बाद क्या होगा कि दूसरा आइटम उसके साथ कभी भी क्रॉस चेक नहीं कर, मतलब क्रॉस नहीं होगा। जैसे मान ले किसी एक आइटम को हम लोग कोड दे दिए 001, तो ऑब्वियसली दूसरे आइटम को 002 ही देंगे, तीसरे आइटम को 003 ही देंगे। तो जब हम लोग 001 कोड वाले मटेरियल्स को हम रेफर करेंगे तो इसका मतलब वो वही मटेरियल होगा जिसको हम 001 कोड दिए थे। जैसे मान ले 001 हम कोड किसको दिए, फॉर एग्जाम्पल 001 कोड हम मैगी को दिए 35 ग्राम्स। 002 ये हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, एक्चुअली पैक कोड और बैच कोड बहुत अलग अलग होता है, छः डिजिट का होता है या 7 डिजिट का होता है। ठीक है, और जैसे मान लो मैगी की 35 ग्राम्स का, फिर मैगी हो गया तुम्हारा 70 ग्राम्स का एक आता है, 003 दे दिए नेस्टम का, फिर 004 दे दिए सेरेलैक का 1 kg, फिर सेरेलैक का बहुत सारा फ्लेवर आता है तो उसको सबको अलग अलग कोड दे दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम कोड वाइज कोई चीज़ मेंशन कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ एफिशिएंट हो जाता है। मतलब अगर हम 003 बात कर रहे हैं तो भैया हम नेस्टम का ही बात कर रहे हैं 1 kg वाला, और किसी भी चीज़ का बात नहीं कर रहे हैं। तो वही बता रहा है यहाँ पे, क्या है बता रहा है, देख, द कोड अलॉटेड to the particular item of material is written in its bin card. Very good. There is no possibility of recording receipt and issue of any other item of material in that particular bin card. जब हम किसी आइटम, पर्टिकुलर आइटम का अलग अलग बिन कार्ड बना दिए हैं अलग अलग कोड देके 001, 002, 003, तो भैया हम 003 का एंट्री 001 में कैसे मार सकते हैं, या 002 का एंट्री हम 004 में कैसे मार सकते हैं, है ना। तो वही बात है कि इससे क्या होता है, एफिशिएंट स्टोर कीपिंग होता है, मतलब कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं, सारे रिकॉर्ड्स एकदम परफेक्ट एकदम मेंशन किए हुए हैं, सारे रिकॉर्ड एकदम अच्छे से रिकॉर्ड किए हुए हैं। आया, इसको बोलते हैं एफिशिएंट स्टोर कीपिंग। लास्ट, आज का लास्ट, एड टू परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, एड टू मतलब, एड मतलब क्या होता है, हेल्प, मतलब एक तरह से मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। बिन कार्ड ऑलवेज शोज द ऑटो अप टू डेट बैलेंस ऑफ स्टॉक, यानी हम जैसे बताए थे 1 तारीख को आया तो 1 तारीख को पूरा बैलेंस अप टू डेट रहेगा। ठीक है, 2 तारीख को पूरा अप टू डेट रहेगा, 3 तारीख को अप टू डेट रहेगा। मतलब किसी भी समय पे कोई भी तारीख को अगर हम कोई भी मटेरियल का क्वांटिटी जानना चाहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस का क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली वो बिन कार्ड हमको आराम से बता देगा, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन या कि हाँ भैया ये हम भूल गए थे, रुके रुके हम इसको रिकॉर्ड कर ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब भी हम स्टोर में जाएंगे
एक बिन कार्ड उठाएंगे पर्टिकुलर आइटम का, उसमें क्लोजिंग बैलेंस अप टू डेट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, अप टू डेट बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑफ ईच आइटम ऑफ मटेरियल्स एंड हेल्प्स द इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है ये अगले दिन एक बार हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, फिलहाल ये समझ कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट यानी हम लोग लागू कर सके और उसका इंट्रोडक्शन कर सके, मतलब हम लोग ला सके और उसको लागू कर सके, ऐसा हम लोग को बिन कार्ड में मदद करता है। बिन कार्ड लागू लाने और लागू करने में। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब लाएं नया, और इम्प्लीमेंट मतलब लागू किए। ठीक है, तो बिन कार्ड मदद करता है। आया, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अपने आज का क्लास एंड करते हैं, फिर आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, यहाँ पे हम ये डिसाइड यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ये वाला चैप्टर इतना दिन चलेगा तो ये वाला चैप्टर इतना दिन चलेगा, क्योंकि ये सब अब हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मतलब कॉस्ट का जो क्लास होगा वो क्या होगा कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, तो उसमें हम लोग को समय देना पड़ेगा ताकि थ्योरी को अच्छे से करते हुए फिर हम लोग प्रैक्टिकल में घुसेंगे। ताकि सिर्फ प्रैक्टिकल कर ले और थ्योरी वीक रह गया तो अपने जो हम लोग टारगेट किए हैं 100 आउट ऑफ 100 वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी में अगर एक मिस्टेक हुआ तो वहाँ 1 मार्क्स कट सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में हमको नहीं लगता तुम लोग मिस्टेक करेगा, क्योंकि एकदम इजी सी सम्स आएगा तो प्रैक्टिकल में तुम लोग तो फुल मार्क्स उठा लेगा। लेकिन थ्योरी का जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहाँ कोई एक पॉइंट मिस हो गया तो 3 मिल गया, तो यहीं पे हम 100 अपॉन 100 भूल गए। ठीक है, तो अपने को टारगेट करना है क्या, 100 अपॉन 100। इसीलिए अपने को बहुत धीरे धीरे आराम से थ्योरी पढ़ते हुए फिर प्रैक्टिकल में घुसेंगे, ताकि थ्योरी भी दिमाग में रहे और सारा चीज़ थ्योरी हम लोग जान लिए हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल में आए हैं ताकि प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा। आया, तो चलो यहाँ पे हम लोग एंड ऑफ क्लास 2। जब हम लोग स्टार्ट किए थे ये क्लास तो ऊपर में हेडिंग देके लिख लेना कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्लास 2, क्योंकि तुम लोग को एक ट्रैक रहेगा कि हाँ आज ये क्लास 2 किए हैं। तो तुम लोग जब रिवाइज भी करेगा ना, तो जैसे मान ले तेरे को बहुत ज़्यादा रिवाइज करने का मन नहीं है तो तुम क्या कर सकता है, एक चैप्टर को क्लास वाइज बांट सकता है। जैसे मान ले पहला चैप्टर 10 क्लास लगा, तो 10 क्लास में से तुम बोला कि आज हम क्लास 3 तक रिवाइज कर लेते, क्लास 1 2 3 रिवाइज कर लेते हैं, अगले दिन 4 5 6 7 रिवाइज कर लेंगे, फिर लास्ट में 8 9 10 रिवाइज कर लेंगे, तो 3 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्लास वाइज मेंशन करके चलने के लिए। ठीक है, तो एंड ऑफ क्लास 2, तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे वेडनेसडे को, जो कि है बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, तब तक के लिए चलो थैंक यू और एंजॉय करो।